आज के ज़माने में बहुत अच्छा बनना कहीं कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छा रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं, ये तो दिखावा कर रहा है। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ, अच्छे, खुश और मस्त होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे, स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कीजिए। पढ़ाई लिखाई करना अनिवार्य है। यही आपका रास्ता प्रशस्त करता है, यही आपका रास्ता क्लियर करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बुक से अच्छी सहेली, मित्र, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। इसी को अपने जीवन के रूप में चुनिए। एक जीवन साथी आपका पति या पत्नी हो सकता है, और उसके जो बगल की कड़ी होती है उसको, बुक को आप स्थान दीजिए। मोबाइल से और फालतू के जो है चुगली गपशप से अच्छा है कि आपको बुक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज का हम लोग का यूथ प्रैक्टिस सेट 49 हो गया था, आज का है 50। और यूथ 49 में जो हम लोगों ने किया था, हम लोग परिसज्जा कर रहे हैं। और परिसज्जा जो है उसका हम लोगों ने 165 क्वेश्चन किया था। और 165 क्वेश्चन का क्या था कि कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर कर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं। तो हम लोग ने सीजिंग को उस पर आंसर लगाया था, क्योंकि सीजिंग ही सही है। सीजिंग का मतलब होता है वस्त्र की सतह को सुलझाकर चिकना करना। ठीक है, तो ये हम लोग का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 66 के क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पसंद हो तो भी लाइक कीजिए, नहीं पसंद हो तो भी लाइक कीजिए, ताकि अगर आपको पसंद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद होगा तो मैं और अच्छा तो करूँगी ही जब आप लाइक करेंगे तो। साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। जितने लोग मुझे क्वेश्चन पूछे थे मैंने उसमें नीचे आंसर कर दिया था। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, और पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप आप लोग करके देखते हैं। चलिए, तो हम लोग का 166 क्वेश्चन नंबर 166 है, और इसका क्वेश्चन क्या है, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना क्या कहलाता है। ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, बायो पॉलिशिंग और क्रैम्बिंग। बड़े स्तर की बात बोल रहा है, तो बड़े स्तर पर ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, सफाई करना। बायो पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, वस्त्र को चिकना करना, पॉलिशिंग करना। क्रैबिंग का मतलब होता है वस्त्र के जो है सतह पर जो आपके थोड़ा सा कड़कपन लेकर आने की बात होती है। और कैलेंडरिंग मतलब होता है बड़े स्तर पर थान के थान कपड़ों को, जो है जब मीटर मीटर में किलोमीटर के कपड़े ऐसे आते हैं उनको कैलेंडरिंग करना, प्रेस करना, सतह को उनके सिकुड़न उकड़न खत्म करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। शब्द रेशम ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। नैपिंग, वेटिंग, मोयरी, ग्लेजिंग। तो आप सब लोग को पता है नैपिंग मतलब क्या होता है, रोएं उठाना। जो सतह है उस पर रोएं को उठाना क्या होता है, आपका नैपिंग होता है। वेटिंग क्या होता है, वेटिंग होता है ऊन में, रेशम में, और ऊन को तो नहीं लेकिन रेशम में जो भराई की जाती है, जब वस्त्र को बिल्कुल गोद वगैरह सब हटा दिया जाता है, सारी चीज़ें कर दी जाती हैं, तो क्या होता है कि इसको फिर इसमें आपको स्टार्च वगैरह से उसको भराई करके वेटिंग की जाती है। मोयरिंग होता है जो आपकी लहर कपड़े पर जो है बनाई जाती है, और ग्लेजिंग होता है इसको चमकाया जाता है कपड़ों को। तो रेशम में तो चमक होती ही होती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वेटिंग परिसज्जा क्या होती है, वेटिंग परिसज्जा आपकी किसकी होती है, रेशम और ऊन के भराई के लिए उपयुक्त होता है क्या, रेशम, वेटिंग परिसज्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है। कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सनफ्राइजिंग, टेंटरिंग। तो रेशम के कपड़ों पर विशेषता जरूरी से जरूरी जो परिसज्जा है वो है वेटिंग। ठीक है, कौन सी है, वेटिंग। मैंने ये एक क्वेश्चन था, मैंने सब पे ऐसे टिक मार्क करके समझाया था, तो किसी को वो गलत लगा था, उसको लगा कि मैंने कोई दूसरा चीज़ लगा रखा है। ऐसी बात नहीं है, समझाने के लिए मैं उस पर टिक मार्क कर देती हूँ, ऑप्शन वही था। हाँ, क्वेश्चन था शायद ताना बाना को लेकर कोई क्वेश्चन था, तो उसमें जो आंसर मैंने दिया था वही आंसर सही है, आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मर्सराइजेशन विधि है जो कपड़े को रंगने में उपयोग की जाती है।
मोडेंटिंग उपयोग की जाती है। परिसज्जा है कपड़े की इलास्टिसिटी के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आपका जो मर्सराइजेशन है वो एक परिसज्जा है। परिसज्जा है, मर्सराइजिंग का मतलब परिसज्जा है। मैंने पीछे तमाम बार बता रखा है, सनफ्राइजिंग, मर्सराइजिंग, सीजिंग, सारी चीज़ें। तो मर्सराइजिंग क्या है, ये आपकी परिसज्जा है। ठीक है, परिसज्जा क्या है, ये कैल्को प्रिंट के नाम या कैल्को प्रिंटर जॉन मरमट के नाम पर पड़ा है। इस प्रक्रिया में कास्टिक सोडा की जो है भिगा दिया जाता है कास्टिक सोडे में कपड़े को। उसके बाद में जब वस्त्र को निकाला जाता है और उसको मतलब सही वही कर दिया जाता है, उसमें चमक अच्छी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, परिसज्जा है, मर्सराइजेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशर पर उपयोग में लाई जाती है। कोरोनाइजिंग परिसज्जा, तो ये परिसज्जा आपकी एसीटेट रेशर पर होती है, एबेस्टास पर होती है, ग्लास पर होती है, रेयान पर होती है। रेयन नहीं होगा, रेयान होगा, रेयान लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी ये जो परिसज्जा होती है ये ग्लास रेशे पे होती है। ये कोरोनाइजिंग परिसज्जा करके जो ग्लास का रेशा है उसको उससे रेशे को तैयार करके उससे कपड़े योग्य बनाया जाता है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा करके ग्लास रेशे पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़े की चमक वह ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, इसे कहते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया था कि कास्टिक सोडे में कपड़े को क्या करते हैं, भिगा देते हैं। भिगाने के बाद में उसको निकालते हैं और उसको साफ ऑफ करके जब रखते हैं बहुत अच्छी चमक आ जाती है। मर्सराइजेशन है, सीजिंग है, बीटलिंग है, सनफ्राइजिंग है। मर्सराइजेशन क्या होता है, सीजिंग क्या होती है, बीटलिंग क्या होती है और सनफ्राइजिंग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सीजिंग का मतलब क्या होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था कल का कि सीजिंग का मतलब होता है कि आपके जो कपड़े होते हैं उनके उसको सतह को झुलसाना। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है बीटलिंग का मतलब होता है कि जो है वस्त्र को पीट पाट कर सही कर देना। और सनफ्राइजिंग का क्या मतलब होता है कि जो है वस्त्र धुलाई के बाद जो है वो परिसज्जा कर दी जाती है, उससे वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ता नहीं है। और बीटिंग और सब कुछ हो गया। मर्सराइजेशन क्या होता है, यही जो प्रक्रिया आपकी मैंने बताई वही मर्सराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े पर को कोई गीली या सूखी परिसज्जा ना दी गई हो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन गुड, नीला गुड, ग्रे गुड, मिल गुड। तो आप सबको पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे गुड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग ग्रे गुड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आइए देखते हैं। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है, यांत्रिक परिसज्जा, अस्थायी परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा और फ्लेम रिडार्डेंट परिसज्जा। ठीक है, मोयरिंग की बात हो रही है। मोयरिंग किस तरह की परिसज्जा है, तो आप सबको पता है कि मोयरिंग एक यांत्रिक परिसज्जा है, यंत्र के माध्यम से की जाती है कपड़ों पर क्या देने के लिए, लहर देने के लिए। और ये जो उसके आपके जो होते हैं मशीन होती है, मशीन में जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो उसका जो है मोटा सा जो है वो लगा होता है। ठीक है, तो जो है उसका जो उसी को जो है मोयरिंग वाला परिसज्जा उसमें किया जाता है, उसी के अनुसार मोयरिंग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सनफ्राइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा अपनी चमक नहीं खोएगा, सिकुड़ेगा नहीं या रंग नहीं निकलेगा या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सनफ्राइजिंग क्या करता है, अभी मैंने बताया चमक नहीं खोएगा तो आपका मर्सराइजिंग हो गया, रंग नहीं निकलेगा आपका ब्लीचिंग करने के बाद में जो कपड़े पर चढ़ते हैं, सिकुड़ेगा नहीं ये चीज़ होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है, गिनिंग कहलाती है, फ्रिक्शन या कैलेंडरिंग कहलाती है, रगड़ कैंडरिंग कहलाती है, फ्लैकिंग कहलाती है, नैपिंग कहलाती है। क्या है, इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। ठीक है, तो क्या होगा,
कि आपकी जो कैलेंडरिंग विधि होती है इसमें क्या होता है, जो आपकी सतह, जैसे मान लीजिए कपड़ा एकदम प्लेन है लेकिन उस पर कुछ कहीं कहीं सिकुड़न है, उभर आ रहा है ऐसे, तो कैलेंडरिंग क्या करेगा, एकदम प्रेस करके उसको क्या कर देगा, एकदम प्लेन कपड़ा ऐसे बना देगा। तो क्या हो जाता है, वो ये फ्रिक्शन रगड़ कैलेंडरिंग विधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है, अपनाया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सनफ्राइजिंग, टेंटरिंग। आप सबको पता है रेशम पर वेटिंग परिसज्जा दी जाती है, जो कि अनिवार्य परिसज्जा है। ये परिसज्जा अगर नहीं होगी तो रेशम बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सराइजिंग। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, मजबूती बढ़ोतरी, चमक बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता, और एक है डी आपका क्या है, रोएदार सतह, रोएदार सतह। ठीक है, तो आपको बताइए मर्सराइजेशन क्या होता है? तो मर्सराइजेशन चमक में बढ़ोतरी होती है, ये हम लोगों ने कई बार जान रखा है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर, रेशमी वस्त्र पर, कृत्रिम वस्त्र पर। तो मर्सराइजिंग परिसज्जा जो होती है वो मुख्य रूप से सूती वस्त्र पर की जाती है, क्योंकि सूती वस्त्र में चमक नहीं होती है, क्योंकि ये सूत से बना होता है और सूत से बने होने के कारण इसमें चमक नहीं होती है। तो इसमें चमक बनाने के लिए मर्सराइजिंग परिसज्जा की जाती है। ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर इस पर किया जाता है आपका क्या, जो है वेटिंग परिसज्जा की जाती है, और इसके बाद में उसमें चमक आती है, बढ़ाई जाती है। और आपका जो है कृत्रिम वस्त्रों पर अपने आप से चमक रहती है, ना इसमें चमक घटाई जाती है ना चमक बढ़ाई जाती है। चमक घटाई जाती है, बढ़ाई नहीं जाती, चमक घटाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैनिटाइजिंग का तात्पर्य है वस्त्र धुलने के बाद रंग नहीं छोड़ेगा, फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं। सैनिटाइजिंग विधि के बाद क्या नहीं होगा, तो वस्त्र आपका सिकुड़ेगा नहीं, रंग नहीं छोड़ेगा। सैनिटाइजिंग की तैयारी नहीं है, वो अपनी अलग परिसज्जा है। फैलेगा नहीं, वो अपनी अलग परिसज्जा है। खींचेगा नहीं, वो अपनी अलग परिसज्जा है। सिकुड़ेगा नहीं, ये परिसज्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। चमक लाने की मर्सराइजिंग उपयुक्त दोनों हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कैलेंडरिंग की बात की जा रही है। और कैलेंडरिंग सिकुड़न दूर करने के लिए क्या आता है, क्या किया जाता है, कपड़े को प्रेस या इस्त्री किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, या तो इस्त्री या तो प्रेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेपिंग है बुनाई, परिसज्जा, करघे का मुख्य भाग, इनमें से कोई नहीं। क्रेपिंग क्या होती है, तो आप सबको पता है ये एक परिसज्जा होती है। ये थोड़ा सा कपड़े को सख्त बनाने की कोशिश की जाती है क्रेपिंग के माध्यम से। ठीक है, या यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया के रूप में आती है, दोनों में इसमें ले सकते हैं। या रोलर के जो है अनुसार की जाती है, इसमें थोड़ी सी सिकुड़न डाली जाती है, या जो है बहुत अधिक टिकाऊ नहीं होता है, रासायनिक विधि से बनाया जाता है। ठीक है, जो है जो क्रेप होता है वो कहने का मतलब क्या होता है कि सिकुड़न थोड़ी सी आती है, इसमें थोड़ा सा कपड़ा टाइट सा फील होता है। ठीक है, और जो है इसमें फैलने वाले गुण इस कपड़ों में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप कोई साड़ी वगैरह खरीदते होंगे या कुर्ता उर्ता खरीदते होंगे तो उसमें सिकुड़न सी बनी रहती है, वो प्रेस करने वाले कपड़े नहीं होते। साड़ियाँ होती, चुनरी उनरी की साड़ियाँ आती हैं, चुनरी वगैरह के मतलब मैंने सूट, बहुत महंगे सूट आते हैं जो, तो उसमें आते हैं, तो उसमें जो है थोड़ी सी क्रेपिंग होती है, सिकुड़न होती है, प्रेस नहीं किए जाते वो। ठीक है, क्योंकि वो सिकुड़े हैं, आप कैसे भी प्रेस करो ना भी करो तो भी लगता है कि सिकुड़े हुए हैं, उनकी डिज़ाइन ही वही होती है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ कुछ में तो ठीक है, कुछ कुछ में तो ये परिसज्जा टिकी रह जाती है, कुछ कुछ में परिसज्जा क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो क्रेपिंग क्या है, परिसज्जा है, ये रासायनिक परिसज्जा भी आती है इसकी। ठीक है, रासायनिक भी है ये, और ये आपकी यांत्रिक, दोनों हैं। इसको दोनों के माध्यम से क्या होता है, जो रासायनिक है वो खत्म हो जाती है, अस्थाई नहीं रहती, लेकिन जो यांत्रिक है ये अस्थाई रहती है। तो ये परिसज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगाई तथा छपाई से कलमकारी प्रकार की छपाई, किस प्रकार की छपाई, रासायनिक, फिल्म, निवारण, उन्मुक्त। कलमकारी की बात हो रही है, तो कलमकारी जो है वो उन्मुक्त मतलब होता है डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज छपाई की है। कलमकारी या जो है ये जो कलमकारी है आपकी, ये किस तरह की छपाई है, ये आपकी डिस्चार्ज छपाई की उसमें आती है कलमकारी। ठीक है, और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, उन्मुक्त। उन्मुक्त का मतलब खुला, फैलाव। ठीक है, उन्मुक्त का मतलब क्या होता है, उन्मुक्त मतलब खुला, फैलाव, जिसकी कोई रोक ना हो, जिसको कोई रोक ना सके। आप एक बिंदी मान लीजिए रखे ऐसे, तो वो बिंदी जो है अपने आप दूर तक फैल, जैसे कॉटन पर आप कोई चीज़ डालते हैं तो दाग दूर तक फैल जाता है, कुछ दूर तक 2-4 सेंटीमीटर तक फैल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कलमकारी डिजाइन प्रकार का। कलमकारी एक बाटिक छपाई का पुराना रूप है। इसमें सूती वस्त्रों पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसके पहले क्या होता था कि उन भागों पर मोम डाल दिया जाता था गलाकर पिघलाकर, जहाँ से रंग से बचाना होता था। उसके बाद में ऊपर से फिर कलर करना चालू कर दिया जाता था। जब वो कलर सूख जाता था तब मोम को हटा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, चाहे गर्म पानी में डालकर दिया जाता था या मोटा मोम रहता था तो वैसे कपड़े से छुड़ा दिया जाता था। ठीक है, यह कला आज के समय में कलमकारी ना होकर बाटिक कला हो गई है। बाटिक कला में भी क्या होता है कि वो कला, बाटिक भी जब कपड़े पर डाला जाता है, रखा जाता है कलर में डुबोकर, तो वो फैलता है। इसीलिए जिस जगह पर डिजाइन नहीं डालना होता वहाँ पर क्या होता है, मोम फैला देता है पिघलाकर गलाकर। तो आपका बाटिक कला आपने करनी है, कलमकारी कला करनी है, तो आपका उसी जगह डिजाइन होता है। तो उन्मुक्त हो जाएगा। उन्मुक्त होता मतलब होता है डिस्चार्ज, मतलब फैलाव, मतलब बिना रोक टोक के इधर उधर फैल जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। फैलने वाले रंग है कौन से, एसीटेट कलर है या पिगमेंट रंग है या रेसिस्टेंट रंग है या एजोइक रंग है। कौन से ऐसे रंग है जो फैलने वाले हैं। तो फैलने वाले जो रंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइए बताते हैं, देखते हैं। तो फैलने वाले रंग में आपके कौन सा है, एसीटेट जो रंग है ये क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, पिगमेंट तो कलर मतलब हल्का सा धब्बा टाइप का है, वो फैलता नहीं। रेसिस्टेंट रंग भी नहीं फैलता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो है एजोइक रंग भी नहीं फैलता। ठीक है, आपका ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है, ब्लॉक, स्क्रीन, दोहरी, स्टेंसिल। कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। तो आप सबको पता है कि जो दोहरी छपाई है, दोनों तरफ से जो छापी जाती है, वो हाथ की छपाई तकनीक नहीं होती है। ठीक है, और आपकी ये जो है स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल, ये सब हाथ से छापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं, डिस्चार्ज छपाई, डायरेक्ट छपाई, अवरोधक छपाई, मॉडर्न छपाई। तो आपके जो जो है ये होते हैं इस विधि से, मतलब एक मिनट में थोड़ा इसको साफ करूं पहले। इसमें आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा या डायरेक्ट होगा या अवरोधक होगा या मार्डेंट होगा, क्या होगा ये छपाई आपको बताना है। तो आपका जो होता है ना, ये डिस्चार्ज छपाई होता है। डिस्चार्ज छपाई में क्या होता है कि इसमें कपड़े को जो है मतलब टुकड़े कपड़े के सो कलर किए जाते हैं और उस पर रख दिया जाता है, हल्के हल्का कलर जो यूज होता है, उसको बाद में उस पर स्थान से कपड़े को कलर को खींच लिया जाता है। या मतलब अगर छोटे स्तर पर किया जाता है तो स्पंज से, बड़े स्तर पर किया जाता है तो सिरिंज टाइप का होता है, वहाँ से कलर को खींचा जाता है, तो वहाँ पर बहुत हल्का धब्बा टाइप का छूट जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज छपाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यह राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि है, स्टॉक, डोप, बंधेज या पेड़। तो आप सबको पता है राजस्थान की बंधेज रंगाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है, बाटिक में, ठप्पा में, स्क्रीन में या बंधेज में, किस में किया जाता है। तो आप सबको हमारे ख्याल से पता होगा कि आपका जो ठप्पा होता है, ये तो आपने एक डिजाइन मान लीजिए बना रखी है डिजाइन, और आपने उठाया और यहाँ पर लगा दिया, उठाया यहाँ पर लगा दिया, उठाया यहाँ पर लगा दिया, इसमें कोई मतलब नहीं। स्क्रीन में
ऐसा कोई नहीं मतलब है कि हम मोम, पैराफिन मोम ये सब, बंधेज में तो आपने बांध के उसका कलर रोका, लेकिन बाटिक छपाई जो होती है ना, अभी को मैंने बताया था कि पहले वही चलता था कलमकारी, फिर बाद में वही बाटिक छपाई भी चलने लगा। इसमें क्या होता है, कलर फैलने का डर होता है क्योंकि कलर सोखता है, तो इसलिए इसमें मोम, पैराफिन मोम इन सबको लगा दिया जाता है। इसके बाद बाटिक छपाई द्वारा छपाई कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। कलर ही है, नीचे दिए हुए को ऊपर से नीचे जो दिए हुए हैं फर्स्ट रो को सेकंड रो में मिलाना। अम्लीय रंग, एजोइक रंग, सल्फर रंग, वैट रंग, इनको मिलाना है। ठीक है, अच्छा किससे मिलाना है, जल अविलेय छितराव, मतलब कि जो जल में मिले ना। इसके बाद एजोइक कलर, ठीक है, इसके बाद में क्या, एजोइक कलर। एजोइक कलर के बाद में आपका क्या है, ल्यूको मिश्रण के द्वारा, ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। सल्फर रंग, रंग बंधक के साथ प्रयुक्त करना। वाइट रंग, रासायनिक अंतःक्रिया से वस्त्र में ही रंग को विकसित करना। जल अविलेय डाई दोबारा है वो मतलब अविलेय छितराव था वहाँ पर, अविलेय डाई है। जल विलेय मतलब जल में मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कलर क्या आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अम्लीय रंग है। अम्लीय रंग का क्या है कि जो आपका अम्लीय रंग है ये जल विलेय, आपका जल विलेय एन आयोनिक रंग है। ठीक है, अम्लीय रंग क्या है, जल विलेय एन आयोनिक रंग है। ठीक है, कौन सा कलर है, अम्लीय रंग है। अम्लीय रंग मतलब क्या हो गया, एसिड डाई। अम्लीय रंग का मतलब क्या हो गया, एसिड डाई। ठीक है, चमकीले रंग का होता है। ठीक है, घुलने पर पर्याप्त मात्रा में पक्के हो जाते हैं। धूप पड़ने पर रंजक का जो है प्रभाव होता है, रंजक पर प्रभावित होता ही है। इसको ऊन पर, रेशम पर, नायलॉन पर, आरलान पर किया जाता है। ठीक है, किसको, आपके अम्लीय रंग को, एसिड डाई को। एसिड डाई को जल विलेय एनायोनिक रंग है। क्या ये घुलने में पर्याप्त मात्रा में पक्के हो जाता है, मतलब ये जल में घुल जाता है। ठीक है, समझ गए इसके फायदे। अब एजोइक कलर सुन लीजिए। ठीक है, एजोइक कलर आपको सुन लीजिए क्या होता है। एजोइक कलर होता है रासायनिक अंतःक्रिया से वस्त्र में ही रंग को विकसित करना। एजोइक कलर का मतलब क्या होता है आपका कि जो है आपकी जो, नेक्स्ट क्या है, सल्फर कलर। सल्फर क्या होता है, कलर क्या होता है आपका, तो सल्फर में आपका होता है जल अविलेय डाई, मतलब कि जल में ये घुलनशील नहीं है। अविलेय मतलब क्या होता है, घुलनशील। सल्फर आपका, ठीक है, ठीक है, ये पानी में घुलनशील नहीं होते, इनको घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिक्रमण का प्रयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर पाता है। सूती में, लिनन में, रेयान में, जूट में आदि में इन कलर का उपयोग होता है। ध्यान से सुन लीजिए, आगे ये क्वेश्चंस आएंगे किस कलर में, किस कपड़े में कौन सा कलर यूज होता है। वैट कलर आपको बताना है कि वैट कलर कहाँ पर लगता है। ठीक है, वैट कलर आपको कहाँ पर लगता है ये बताना है। तो वैट कलर को, ये अत्यंत टिकाऊ रंग होता है। यह रंग पानी में अघुलनशील होता है, परंतु सोडियम सल्फाइड और अन्य क्षारीय अवकारक के माध्यम से इसको घोल दिया जाता है। तो वैट रंग आपका कहाँ पर जाएगा, वैट रंग जाएगा ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। ठीक है, ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा यही। ठीक है, ये आपका ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन अपना देखिए और समझिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट जाता है। चौथा है, छठवां है, चौथा है, पांचवा है, दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। ऑक्सीकरणीय विरंजन क्रमकों के अंतर्गत समाविष्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड, ओजोन, सोडियम बाईसल्फेट। तो ऑक्सीकरणीय विरंजन क्रमकों के अंतर्गत निम्न कारक संबंधित है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम बाईसल्फेट नहीं होगा और ओजोन होगा। ठीक है, तो ए होगा, बी होगा और सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की छपाई की तकनीकी नहीं है।
डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल। तो आप सब लोग को पता चल गया है कि स्क्रीन हाथ से छपाई होती है, ब्लॉक भी होती है, स्टेंसिल भी होती है, लेकिन डुप्लेक्स कैसी होती है, दोनों तरफ छपाई की जाती है। एक इस तरफ भी, इस जैसे सिक्के का दो पहलू है, एक पहले पे हेड रहता है, एक पहलू पे टेल होता है, तो हेड पे भी छपाई हो गई, टेल पे भी छपाई हो गई, तो क्या हो गया, डुप्लेक्स हो गया। तो डुप्लेक्स जो होता है ये हाथ की छपाई तकनीक नहीं है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल, और कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पूरी वीडियो देखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।